मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात कर रहे हैं मेनली मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशंस के बारे में। तो जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशंस का, उसमें मेनली बेटा यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आ जाता है ब्रीथिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स ओनली क्या होता है, इनहेलेशंस मीन्स की इनटेक ऑफ द O2 एंड एक्सहेलेशंस मीन्स की एक्सपेल आउट ऑफ द CO2। राइट, ये तो क्या होता है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के टाइम मेनली यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहे हैं, एक होता है इनहेलेशन एंड सेकंड है एक्सहेलेशन। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी हम इनहेलेशन करते हैं मीन्स कि एयर को इनटेक इनर साइड ले रहे हैं, तो उस टाइम जो लंग्स का जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। राइट, एंड जब हम एक्सहेल करते हैं तब हमारे लंग्स का साइज कैसा आ जाता है, एज द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखते हैं आज इसकी कहानी कि कैसे लंग्स का साइज लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है एंड डिक्लाइन होता है ड्यूरिंग द एक्सहेलेशंस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की बात करें तो बेटा होता क्या है, इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशंस ऑफ गैसेस। एंड एक्सहेलेशंस ऑफ गैसेस। राइट, इनहेलेशंस की बात करें तो इसमें मेनली क्या होता है, इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन मीन्स की क्या होता है, एक्सपेल आउट ऑफ CO2। बिकॉज आपको पता है CO2 क्या होता है, हाईली टॉक्सिक गैस होती है। तो जरूरी है कि हम क्या करें, हमारी बॉडी से उसको रिलीज करें। उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन की बात करें तो बेटा ये कैसा प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस मीन्स की यहाँ पे क्या होने वाली है, एनर्जी का यूज होने वाला है। दिस इज द एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो कि हम एक्सहेलेशंस की बात करें तो ये प्रोसेस बेटा कैसा होता है, पैसिव प्रोसेस होता है मीन्स कि जहां पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इनहेलेशंस का प्रोसेस। इनहेलेशंस की बात करें तो बेटा यहाँ पे मेनली 2 इंस्पायरेटरी मसल्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। मीन्स तो वो कौन कौन सी होती है, एक तो होती है डायफ्राम में, जो मसल होती है बेटा वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डायफ्राम। ठीक है, एंड उस मसल्स का क्या नेम होता है यहाँ पे, फेरेनिक मसल। फेरेनिक मसल। राइट, इसके अलावा डायफ्राम की यदि बेटा मैं शेप की बात करूं तो इसकी शेप कैसी होती है, डोम शेप होती है, डोम शेप। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले लोकेशंस की ऑफ द डायफ्राम, तो देखिए दिस इज ए थोरेसिक कैविटी। ये बेटा क्या आ जाती है आपकी थोरेसिक कैविटी, जहां पे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। आपको पता है 12 पेयर ऑफ द रिब्स यहाँ है, 12 पेयर ऑफ द रिब्स यहाँ है, बीच में क्या होते हैं, स्टेनम। इन रिब्स के बीच में क्या होते हैं आपके लंग्स, राइट एंड द लेफ्ट लंग्स। तो ये जो कैविटी है थोरेसिक कैविटी, ये यहाँ पे क्या आ जाती है बेटा, रिब्स। एंड रिब्स किससे ज्वाइन होती है, स्टेनम से। राइट, एंड दिस इज द डायफ्राम। ये जो होता है बेटा ये क्या है, डायफ्राम है, जो मेनली कैसा है, यहाँ पे डोम शेप का, कुछ इस तरीके का। एंड दिस इज ए एब्डोमिनल कैविटी। ये यहाँ पे कौन सी आ जाती है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी। मीन्स की जो यहाँ पे डायफ्राम है इसका मेनली काम क्या होता है, देखिए एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से क्या करवाता है, सेपरेट करवाता है। अब हमने कहा कि जो डायफ्राम है उसके यहाँ पे एक मसल है, दैट इज द फेरेनिक मसल, जो मेनली इनहेलेशंस के लिए यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही है। राइट, तो यदि हम इसमें बात करते हैं मसल्स की, दिस इज ए फेरेनिक मसल।
ये यहाँ पे क्या आ जाती है बेटा, फेरेनिक मसल, जो मेनली किससे अटैच होती है, पेरिफेरल ऑफ द रिब्स, राइट। इसके अलावा एक और मसल होती है जो मेनली इनहेलेशंस में अपना रोल प्ले करती है, उसका क्या नेम आ जाता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। ये जो मसल है बेटा, ये कहां पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन द रिब्स। अब आपको पता है कि रिब्स कितने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 12 पेयर ऑफ द रिब्स होते हैं। 12 रिब्स है वो नॉर्मल कितने होते हैं, 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं। और इन रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो मेनली इनहेलेशंस में अपना रोल प्ले कर रही है। मींस की कितनी हो जानी है यहाँ पे ये मसल, 11 पेयर, राइट। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो यहाँ पे कितनी होती है ये मसल, 11 पेयर होती है, एंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन द रिब्स। ये इनहेलेशन। तो सबसे पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ, ठीक है। दिस इज ए थोरेसिक कैविटी एंड दिस इज द डायफ्राम। This is the sternum, ribs, एंड बैक साइड क्या होती है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम, या फिर आप बोल सकते हो बैकबोन, राइट। एंड दिस इज द फेरेनिक मसल ऑफ द डायफ्राम, अगेन रिब्स एंड दिस इज द फेरेनिक मसल ऑफ डायफ्राम। और ये क्या आ जाते हैं बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब होता क्या है, इनहेलेशन प्रोसेस के अंदर मेनली मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए तो हम इसको क्या बोल के जा रहे हैं कि इनहेलेशन प्रोसेस कैसा होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फेरेनिक मसल्स की, कि जो यहाँ पे फेरेनिक मसल्स है ये यहाँ पे क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शंस कर रही है। तो जैसे ही बेटा फेरेनिक मसल यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, तो जो डायफ्राम है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे फ्लैट से। देखिए दिस इज अ डायफ्राम, ये यहाँ पे क्या है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी, और ये क्या आ जाती है इसकी मसल, राइट। यहाँ से क्या है, रिब्स अटैच है। अब जैसे ही जो फेरेनिक मसल्स है ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, तो ये जो डायफ्राम है ये कैसा हो जाना है, यहाँ पे फ्लैट से। डन। तो जैसे ही यहाँ पे फेरेनिक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस हुआ, डायफ्राम कैसा हो गया है, डायफ्राम कैसा हो गया यहाँ पे, फ्लैट, राइट। तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्शंस के बाद अब जो डायफ्राम की यहाँ पे लोकेशंस आ जाती है, दिस इज द डायफ्राम आफ्टर contraction of diaphragm muscles, राइट। तो अब कॉन्ट्रैक्शन किया तो डायफ्राम कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, जिसकी वजह से जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोरेसिक कैविटी का जो पहले साइज सिर्फ इतना था, वॉल्यूम सिर्फ इतना था, अब यहाँ पे क्या हो गया है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द फेरेनिक मसल्स से क्या हुआ, यहाँ पे थोरेसिक कैविटी का साइज क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, राइट। मींस की थोरेसिक कैविटी का यहाँ पे साइज इंक्रीज हुआ, दैट इज द वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब आपको पता है कि थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लंग्स, राइट एज वेल एज द लेफ्ट लंग। तो जो लंग्स है बेटा वो तो क्या होता है, टाइटली पैक स्ट्रक्चर है, लेकिन यदि थोरेसिक कैविटी का यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो मींस की जो लंग्स है उनका भी वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो हमने कहा कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज लंग्स का वॉल्यूम, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे जो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो ये देखिए हमने कहा दिस इज ए लंग्स, जो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है, इस थोरेसिक कैविटी में। इसका यहाँ पे क्या हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो पहले भी क्या थी, यहाँ पे एयर प्रेजेंट थी, ठीक है। अब जो एयर है ये यहाँ पे क्या लगा रही है, प्रेशर कम लगा रही है, बिकॉज साइज के इंक्रीज होने की वजह से इनका प्रेशर क्या लगेगा, कम देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक
प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो गैसेस है उनका जो प्रेशर है वो कितना है, मेनली यहाँ पे 760 mmHg। लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द फेरेनिक मसल से क्या हुआ कि जो प्रेशर है लंग्स के इनर सेल एयर का वो क्या हो गया है, कम। दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया बेटा, डिक्लाइन देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कितना कम हो जाता है, एट लीस्ट 2 to 6 डिग्री, ठीक है, -2 to -6 डिग्री प्रेशर क्या हो गया, डिक्लाइन एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मींस की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें गैसेस का या फिर एयर का, वो क्या है, ज्यादा है देन द लंग्स। अब आपको मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए वो मेनली कौन सा होता है, डिफ्यूजन। मींस की हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, गैसेस का मूवमेंट होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में बेटा गैसेस का प्रेशर क्या है, ज्यादा, ठीक है, हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर या फिर हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस टू द लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, या फिर आप और क्या बोल सकते हो, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन क्या होना है, यहाँ पे एयर का मूवमेंट होना है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेशर ज्यादा है एंड लंग्स में प्रेशर क्या है, कम, जिसकी वजह से एयर कहां पे जाएगी, अब लंग्स में मूव करेगी, इनर साइड ऑफ द लंग्स। और ये तो प्रोसेस क्या होता है आपका, इनहेलेशंस का। डन, इतनी चीज क्लियर। ये तो था, हमने सिर्फ फेरेनिक मसल्स के बारे में बात करी। सेकंड, हम यदि मसल्स की बात करते हैं तो वो कौन सी है बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो मेनली कहां पे प्रेजेंट है, बिटवीन द रिब्स। तो देखिए हमने कहा कि यदि यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो यहाँ पे क्या कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, राइट। तो जो ये रिब्स है बेटा ये क्या कर रही है, यहाँ पे एलिवेट कर रही है। एंड जो स्टेनम है ये भी कहां पे मूव करेगा, आउटसाइड एंड द अपवर्ड, ठीक है। वापिस देखिए, जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शंस किया, तो ये क्या कर रही है, रिब्स एलिवेट कर रही है। तो ये तो इसकी नॉर्मल पोजीशन थी, और अब क्या पोजीशन हो गई है इसकी, दिस, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एंड स्टेनम है वो भी कहां पे मूव करेगा, आउटसाइड एंड द अपवर्ड, जिसकी वजह से आप देख सकते हो बेटा कि जो थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। तो अगेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। एंड थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होना मींस कि जो पल्मोनरी का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो बेटा यहाँ पे जो गैसेस का जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम। मींस कि लंग्स के इनर साइड जो एयर का जो प्रेशर है वो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्लाइन, जिसको हमने क्या बोला, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ऑफ द एयर। लेकिन एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में जो एयर का जो प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पे ज्यादा, कितना, 760 mmHg। और यहाँ पे कितना हो गया, डिक्लाइन, कितना, यदि हम बात करें तो 754 mmHg। अब डिफ्यूजन प्रोसेस लगेगा यहाँ पे, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के लिए जो मेनली जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर क्या होगा, इस एयर का मूवमेंट होगा। और यही आपका कौन सा प्रोसेस होता है, इनहेलेशन, दैट इज इनटेक ऑफ द O2।